नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा का हम तीसरा सीज़न शुरू करने वाले हैं। सीज़न 3 का जो पहला किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस किस्से का नाम है क्लिक नंबर 37। तो चलिए ये सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। अगर आप थोड़े पुराने हैं या यूँ कहें अगर आपने 1990 या 2000 का दौर देखा है तो आप जानते होंगे कि उस समय हॉट शॉट कैमरा बहुत प्रचलित था। आप उसमें कोडैक की 200 वाली रील डालते थे और फिर आपको लगता था कि उस रील में जितने क्लिक किए जाएं उतने बेहतर हैं। तो किस्से को आपको चलिए शुरुआत से सुनाते हैं। और ये किस्सा हमें भेजा है डॉक्टर आलोक लखनपाल में, जिनके नाम के आगे डॉक्टर तो है लेकिन पेशे से वो एक मंजे हुए एडवोकेट हैं। क्लिक नंबर 37 डॉक्टर आलोक लखनपाल का किस्सा है। बात उन दिनों की है जब डॉक्टर आलोक लखनपाल कॉलेज में पढ़ा करते थे। अब कॉलेज के दिन फकीरी के दिन होते हैं। जहां मौका मिला कॉलेज से कुछ छुट्टियां हुई तो आपको लगता है चलिए कहीं घूम आया जाए। और ये घूमना कोई बहुत प्लान्ड घूमना नहीं हुआ करता है। कॉलेज के दिनों में अक्सर आपको लगता है कि चलिए साहब, जितने पैसे हैं उस हिसाब से जगह को चुन लिया जाए और जब तक पैसे हैं तब तक उस जगह को घूमा जाए और जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो चलिए वापस चला जाए। तो कुछ ऐसा ही आलोक लखनपाल ने भी सोचा। तो उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, बात तब की है जब वो कॉलेज में थे, 1995 का साल था। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि चलिए कहीं घूम आया जाए, अभी कॉलेज की छुट्टियां हैं। तो प्लान बना कि देखिए टूरिज़्म के लिए जो इंडिया में स्वर्ग है वो तो गोवा है। तो गोवा जाया जाए और बीचेस पे घूमा जाए और गोवा की आज़ाद जो एनवायरनमेंट है उसका लुत्फ़ उड़ाया जाए। प्लान बन गया। प्लान सिर्फ जाने भर का था। दोनों दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और कहा कि चलिए अभी कहाँ कोई बुकिंग की जाएगी, वहीं चलकर देखा जाएगा कि कहाँ ठहरा जाए। घूम फिर के जितने दिन पैसे बचेंगे उतने दिन ठीक, फिर वापस आया जाएगा। आजकल हम घूमने जाने से पहले मेक माई ट्रिप और यात्रा.com और दूसरे कितने पोर्टल्स पे जाके एयर टिकट से लेके रेल टिकट से लेके होटल की बुकिंग की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इतनी प्लानिंग में घूमने का जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। इतनी प्लानिंग के बाद जब आप जाते हैं तो सरप्राइज़ के लिए आप कोई जगह ही नहीं छोड़ते। खैर 1995 का दौर था, प्लान बन चुका था। तो वो दिन भी आया जब ट्रेन पकड़नी थी और गोवा जाना था। जब आपके पास पैसे सीमित होते हैं तो आप सब चीज़ों में एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ ही लेते हैं। आप प्लान उसी तरीके से करते हैं कि कम से कम किराए में पहुंचा जाए, कम से कम किराए की जगह ढूंढी जाए ताकि घूमने के दिनों में कटौती ना करनी पड़े। तो गोवा एक्सप्रेस में टिकट बुक कराई गई। हालांकि अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय दिल्ली से गोवा पहुंचने में गोवा एक्सप्रेस कुछ 27-28 घंटे लगाती थी। पर इस सब की फिक्र ना तो डॉक्टर आलोक लखनपाल को थी ना उनके दोस्त को। निज़ामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन पकड़ी गई और वास्को डी गामा तक जाना था। तैयारी पूरी हो चुकी थी। दो दोस्त गोवा के अपने सफ़र पर निकल चुके थे। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत से नाते और बहुत से दोस्त आपके ट्रेन के सफ़र में भी बन जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब आप 3rd क्लास या 2nd क्लास से सफ़र करते हैं तो आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग भी डब्बों में मिल जाते हैं। तो ये दोनों दोस्त जब अपने डब्बे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इन्हीं की उम्र के कुछ नौजवान भी वहाँ पर हैं। इसके अलावा 2 फिरंगी लोग भी हैं उस डब्बे में। तो दोनों ने सोचा चलिए सफ़र बढ़िया कटेगा। फिर सफ़र शुरू हुआ। अगर आप निज़ामुद्दीन से गोवा जाते हैं तो फिर आप यूपी की सरहदों को पार कर मध्य प्रदेश एंटर करते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और फाइनली आप
गोवा के करीब पहुंचते हैं। 27 घंटे का सफ़र हो तो आप उस सफ़र का भरपूर लुत्फ़ भी उठाते हैं, आप सबसे बातचीत भी करते हैं, जितने स्टेशन आते हैं उस पर उतर के उन स्टेशन का जायज़ा भी लिया जाता है। तो धीरे धीरे 3 बजे शाम को ये ट्रेन निज़ामुद्दीन स्टेशन से चली और फिर जब तक रात हुई तब तक आलोक और उनके साथी बाकी लोगों से लगभग दोस्ती कर चुके थे। आलोक लखनपाल उस समय एडवोकेट बनने के अपने सफ़र पर थे और कहा जाता है कि अगर आप वकील हैं तो आप बातचीत बेहतर ढंग से करना जानते हैं, और आलोक के साथ ऐसा है भी। अपने बातों के जादू से वो दूसरों पर असर डालने में बहुत तरीके से सक्षम भी हैं। तो बातचीत का दौर शुरू हुआ, जान पहचान का दौर शुरू हुआ। मालूम हुआ कि जो 2 फिरंगी साथी उनके साथ हैं उसी डब्बे में, वो डैनिश हैं दोनों। तो ऐसे में उन्होंने अपने देश की बातें शुरू की और बाकी लोगों ने उन्हें उनके देश के अपने देश के बारे में बताना शुरू किया और बातचीत का दौर चल पड़ा। इस बीच आलोक और उनका दोस्त अपनी बातचीत में भी मशगूल रहे। रात होते होते बातों के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ का दौर भी चल पड़ा। ऐसे में जो दूसरे भारतीय साथी या नौजवान उस डब्बे में थे, उन्होंने अपने बैग में से चेस निकाली और अपने डैनिश साथियों को आमंत्रित किया कि चलिए आओ, चेस की एक बाजी हो जाए। तो बातचीत के दौर के साथ चेस का दौर भी चल पड़ा। ये जो बाकी भारतीय नौजवान थे चेस के अच्छे खिलाड़ी थे, शायद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। चेस की गेम के साथ एक ख़ास बात और है कि आप अक्सर एक दूसरे को हराने के अलावा बातों ही बातों में दूसरों की गेम को जज करने का काम भी करते हैं। गेम के दौरान दोनों डैनिश साथियों ने अपने देश के बारे में सबको बताना शुरू किया और उनकी हर एक बात में उनके अंदर उनके देश का गौरव झलक रहा था। वो जब भी अपनी देश की बात कर रहे थे तो अपने देश की तमाम खूबियों के बारे में सबको बता रहे थे। दूसरी तरफ हमारे ये इंजीनियरिंग कॉलेज के नौजवान छात्र भारत के बारे में बात तो कर रहे थे, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई अपने देश की कमी उजागर कर रहे थे। फिर चाहे पॉपुलेशन की बात हो, रेड टेपिज्म की बात हो, करप्शन की बात हो, गरीबी की बात हो। और डैनिश साथियों को भी ये लग रहा था कि हाँ साहब, आपके देश में दिक्कतें तो बहुत है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक हाईली पॉपुलेटेड नेशन है। बहुत देर तक ये बात सुनने के बाद कहीं आलोक और उनके साथी को ये लगने लगा कि देखिए साहब, कितनी अजीब बात है। बाहर से आए ये लोग हमारे देश में घूम भी रहे हैं, लेकिन तब भी वो अपने देश को नहीं भूले और कितने गौरव के साथ वो अपने देश की बात कर रहे हैं। दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्राइड अपनी कंट्री पर। और दूसरी तरफ देखिए हमारे देश के नौजवानों को कि वो विदेशियों के सामने अपने ही देश की लगातार बुराई करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आलोक के अंदर का वकील बात करने को आतुर हो चला। तो उन्होंने बड़े गर्मजोशी के साथ इस पूरे किस्से पर अपना कमेंट करते हुए कहा कि देखिए, आपको इन दोनों डैनिश साथियों से सबक लेना चाहिए। आपके देश में बहुत सी विविधताएं हैं, बहुत से ऐसी मेरिट्स हैं जो दूसरे देशों में नहीं है, इतनी डाइवर्सिफिकेशन, ऐसी कल्चरल हेरिटेज। और बात मानने लायक है कि इतनी पॉपुलेशन और गरीबी होने के बावजूद हमारा देश तरक्की की राह पर अग्रसर है। उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने देश की बड़ाई करनी चाहिए दूसरों के सामने, ना कि अपने देश की कमियों को गिनाना चाहिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हालांकि ये बात अच्छी लगी या बुरी, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, आलोक और उनके मित्र ने जब उन्हें इस तरह से समझाने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी देश की बुराई करना बंद कर दिया। डैनिश साथियों को भी लगा कि देखिए साहब, ये जो 2 नए लड़के आए हैं, इन्होंने अपने देश के बारे में जो बातें बताई वो सच में गौर करने लायक है। फिर गेम का दौर चला।
आउट ऑफ वेंजेंस कहें चाहे इसे, या ये कहें कि आलोक और उनके साथी का मानना था कि देखिए अब इन्हें गेम में भी हराना ज़रूरी है, क्योंकि वार्तालाप में तो हम इन्हें हरा ही चुके हैं। खैर, चेस की गेम भी आलोक और उनके साथी जीते उस दिन। रात हुई, जो बात हुई थी वो बीत गई। अगले दिन पूरे दिन सुबह सबने सफ़र का आनंद लिया। अब दोस्ती हो चुकी थी सभी साथियों के बीच। डेनिश जो दोनों खिलाड़ी थे या दोनों लोग थे, उनसे भी अब दोस्ती हो चली थी। तो सफ़र मज़ेदार तरीके से कटा। शाम के करीब 6 बजे अब ये लोग वास्को डी गामा पहुंचने वाले थे। इस बीच इन सब ने एक दूसरे से ये भी पता लगाया कि आप लोग गोवा जा रहे हैं, तो गोवा जाके कहाँ ठहरेंगे। तो जिस पर आलोक ने सबसे कहा कि देखिए, हमने अभी कुछ प्लान भी नहीं किया है, हमारे पास अभी उतरने के बाद ये देखा जाएगा कि कहाँ ठहरा जाए, और हमारे घूमने का थंब रूल ये है कि जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो वापस जाएंगे, और जब तक पैसे रहेंगे तब तक गोवा में मौज की जाएगी। बातचीत का सिलसिला थमा, क्योंकि वास्को डी गामा स्टेशन आ चुका था और अब सबको उतरकर अपनी अपनी राह गोवा की तरफ जाना था। जैसे ही आलोक और उनके साथी ने वास्को डी गामा प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, तभी अचानक किसी ने पीछे से आलोक के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें आवाज़ दी।